NCERT question number 19. Exercise 19th question. बेटा एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 19 सब लोग देखेंगे. Ferric oxide crystallizes in hexagonal close packed arrangement. It is exercise question number 19. वर्क से करें फेरिक ऑक्साइड. इस कंपाउंड की बात कर रहे हैं. ये वाला ना बेटा क्वेश्चन. Yes, ma'am. हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट ऑफ ऑक्साइड आयन. तो इसमें आपसे वो कह रहे हैं इट मीन्स हमारे पास एक फेरिक आयन है और एक ऑक्साइड और ये HCP है, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट. ठीक है जी. अब जब आपके पास ये हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट है तो वो आपसे कह रहे हैं आयरन 3 पॉजिटिव इज 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. ऐसा ही लिखा है. तो आपके पास जो आयरन है दैट इज प्रेजेंट इन 2/3 टाइम्स ये 2/3 ऑफ योर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ओवर देयर. हाँ जी बेटा, यहाँ तक क्लियर हुआ? Yes, ma'am. अब अगर ये हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड है तो ये n पार्टिकल्स ले सकते हैं. वी कैन टेक इट एज n पार्टिकल्स. अगर ये n पार्टिकल्स हैं तो ये 2/3 टाइम्स ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर n. जितने पार्टिकल्स उतनी ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, राइट? है ना? Yes, ma'am. तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा आयरन 3 पॉजिटिव, ऑक्साइड 2 नेगेटिव. इट इज 2/3 टाइम्स एंड दिस इज 1. तो ये बन जाएगा Fe2O3. तो आपका आंसर बन गया Fe2O3. तो आपसे पूछ रहे थे कि व्हाट इज द फॉर्मूला. आपको ये पूछा गया था, चेक करो. Yes, ma'am. तो ये आपका आंसर बन गया. नेक्स्ट आउट. हाँ जी बेटे, एनी डाउट? मयंक, भूमि, हाँ जी बेटे बोलो. फेस सेंटर टेट्रागोनल में कितने लैटिस पॉइंट होते हैं? फेस सेंटर टेट्रागोनल. टेट्रागोनल क्या होता है देखो, CTORMTH ये था ना. अब ये टेट्रागोनल है. टेट्रागोनल क्या था? A is equal to B is not equal to C. अल्फा is equal to बीटा is equal to गामा is equal to 90 डिग्री. अब जी ये बिल्कुल कैसा है, एक क्यूब की तरह ही तो है, सिर्फ एक साइड डिफरेंट है. तो आप लोगे दो साइड सेम और एक साइड डिफरेंट. अब फेस सेंटर्ड है इसका मतलब कॉर्नर्स एंड ऑल फेस सेंटर्स. तो आपके पास कितने 8 कॉर्नर्स और 6 फेस सेंटर्स होंगे. तो 8 + 4 6 + 8 क्या बन जाएगा 14 लैटिस पॉइंट्स. तो टेट्रागोनल अरेंजमेंट मतलब क्यूबिक का थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड वर्जन. जब आप कहोगे क्यूबिक का थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड वर्जन तो उसमें वो आपसे पूछ क्या रहे हैं, दे वांट टू टेल यू, वो आस्क यू कि वहां पे कितने लैटिस पॉइंट्स हैं. तो दिस इज फेस सेंटर्ड टेट्रागोनल. ओके मैम. ठीक है. तो लैटिस पॉइंट्स आ जाएंगे आपके पास 8 + 6 14 लैटिस पॉइंट्स. इज इट क्लियर? यस मैम. और मैम इसका क्वेश्चन नंबर 16 भी एक्सरसाइज का. ओके, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 16. 16th क्वेश्चन. ये क्वेश्चन बेटा अभी आप करोगे. अभी रुक जाओ, डिफेक्ट्स के टॉपिक में से है. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द टॉपिक ऑफ डिफेक्ट्स. तो अभी मैं डिफेक्ट्स करा दूंगी फिर उसके बाद ये करते हैं. ओके. ठीक है. हाँ जी बच्चे, एनी डाउट? हम 19th क्वेश्चन में अगर अगर अपग्रेड यूनिट्स दिए तो हम पार्टिकल्स को 6
वेरिएबल को कर सकते हैं ना कि हाँ। सेम ही आंसर आप यहाँ पे अगर 6 ले लोगे तो ये 6 हो जाएगा, तब भी सेम आंसर आएगा। इवन देन इट इज करेक्ट। आप n भी ले सकते हो और 6 भी ले सकते हो, दोनों ही केसेस में सेम आंसर आएगा। ठीक है, ओके। हाँ जी बच्चे, एनी द डाउट इफ यू हैव? +2 क्लास कोई डाउट है? मैम अगर हम किसी क्यूब पे हम मतलब कॉर्नर्स पे रखते हैं और फिर 5 उस पे रखते हैं, 5 फेस सेंटर्स पे रखते हैं, ऐसे तो कोई कंपाउंड बन सकता है? हाँ, हम कहेंगे दैट इज गोइंग टू बी अ डिफेक्टेड क्रिस्टल। हम कहेंगे उसमें डिफेक्ट है। ओके बन सकता है लेकिन इट विल बी नेम्ड एज अ डिफेक्टेड क्रिस्टल। यानी नॉर्मल क्रिस्टल में ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अगर कोई डिफेक्ट आ जाता है तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, ओके चलो अब मेरे पास है 17th क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज एज अ डाउट। लावण्या बेटे 17 भी अभी आप नहीं कर पाओगे। दिस इज अगेन फ्रॉम द टॉपिक जो आज हमें करना है, डिफेक्ट्स एंड ऑल, राइट। 17, 18, 16, 17, 18 ये तीनों ही क्वेश्चन डिफेक्ट से रिलेटेड है। उसके बाद 20th क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम द डिफेक्ट्स एंड इम्प्योरिटीज। 23 is from the defects part, 25 and 26. यहाँ तक सबको क्लियर है? अब आगे बढ़े हम, करें अकॉर्डिंगली। मैम 1.8 का एक सेकंड पार्ट बता दो। 1.8 का second part. How many lattice points are there in face center tetragonal? See, tetragonal cube जैसे ही होता है बेटे। टेट्रागोनल इज सेम टू दैट ऑफ क्यूब, सिर्फ इतना फर्क है कि दो साइड्स बराबर है और एक साइड बराबर नहीं है। दिस इज टेट्रागोनल। फेस सेंटर्ड मतलब ऑल कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर्स। अगर आप कहोगे सारे कॉर्नर्स और सारे फेस सेंटर्स ऑक्युपाइड हैं तो 8 कॉर्नर 6 फेसेस क्या आ जाएगा? 14 टोटल पॉइंट्स आ गए। ठीक है, यस अब लास्ट क्लास में हमने अपने सॉलिड स्टेट को एक पार्ट को कंप्लीट किया था, दैट इज पैकिंग, लैटिस, रेडियस रेशियो रूल दैट वी हैव डन, एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन टू, अब हमें स्टार्ट करना था आइडियल क्रिस्टल। So now the topic we are going to start is ideal crystal and defected crystal. बेटा आइडियल क्रिस्टल का मतलब है a crystal in which no disorder at all is observed. एक ऐसा क्रिस्टल जिसमें कोई डिसऑर्डर नहीं नजर आएगा, उसे हम कहेंगे आइडियल क्रिस्टल। कोई डिसऑर्डर नहीं है, ऐसा कब होता है? एट 0 केल्विन। तो सिर्फ 0 केल्विन पे ऐसा हो सकता है। तो हम कहेंगे एट 0 केल्विन crystals are found to be ideal. सिर्फ 0 केल्विन एक ऐसा टेम्परेचर है जिसपे कोई भी क्रिस्टल आइडियल हो सकता है। ठीक है, राइट?
इट मीन्स अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्रिस्टल की पैकिंग में क्या नजर आएगा? डिफेक्ट्स नजर आ जाएंगे, अदरवाइज क्रिस्टल क्या हो जाएगा? आइडियल। तो 0 केल्विन पे क्रिस्टल्स आर फाउंड टू बी आइडियल। तब आपको नजर आता है कि जब बिल्कुल 0 केल्विन टेम्परेचर होगा तो वहां पे कोई डिसऑर्डर नहीं है, परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। और ये होता कब है? जब आपके पास प्योरिटी होती है। तो आप कहते हो अ प्योर क्रिस्टल कैन एक्ट एज आइडियल क्रिस्टल। यानी यदि कहीं पे भी इम्प्योरिटीज आ जाए तो क्रिस्टल आइडियल नहीं रहेगा। यानी सबसे पहला पॉइंट ये नजर आ रहा है कि क्रिस्टल को क्या होना चाहिए? प्योर। और दूसरी कंडीशन अभी क्या नजर आ रही है कि 0 केल्विन टेम्परेचर बहुत जरूरी है। 0 केल्विन टेम्परेचर होगा तो आइडियल अरेंजमेंट बनेगा। अब वो कहते हैं इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 0 केल्विन, अगर टेम्परेचर 0 केल्विन से बड़ा हो जाए तो क्रिस्टल्स डेवलप some defects or disorder in arrangement of particles. तब आपके पास क्या आ जाएगा? डिफेक्टेड क्रिस्टल। डिफेक्टेड क्रिस्टल का मतलब क्या हुआ? अब पार्टिकल को जहां होना चाहिए वो वहां ना होके कहीं और होगा। मान लेते हैं पार्टिकल को होना चाहिए कॉर्नर्स पे, तो वो कॉर्नर्स पे नहीं है, एक कॉर्नर खाली हो गया, उसकी जगह पे वो कहीं एज सेंटर पे चला गया, या उसको बॉडी सेंटर पे जाना चाहिए था और वो बॉडी सेंटर पे नहीं है, फेस सेंटर पे चला गया। इन दिस वे अगर पार्टिकल्स अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, यानी जहां उनको होना चाहिए वहां ना होकर वो कहीं और है, तो आप कहोगे इन दैट केस क्रिस्टल इज गोइंग टू बी, क्या कहेंगे? इट्स गोइंग टू बी डिफेक्टेड क्रिस्टल। ठीक है। वो कहते हैं पार्टिकल्स क्या कर सकते हैं? पार्टिकल्स कैन बी मिसिंग, कुछ गायब हो सकते, और कैन बी इन सम वॉइड्स, किसी वॉइड में भी जा सकते हैं, लीडिंग टू सम डिसऑर्डर, किसी भी तरह से डिसऑर्डर करना है तो वो कैसे भी किया जा सकता है। पार्टिकल गायब हो सकते हैं, कहीं गलत जगह पे पहुंच सकते हैं, जहां होना चाहिए वहां नहीं हो सकते, तो आप कहोगे इस तरह से क्रिस्टल में डिफेक्ट नजर आएंगे। ठीक है। तो इसका मतलब टेम्परेचर एक वजह है, हम कहते हैं ड्यू टू हीट, ड्यू टू टेम्परेचर डिफेक्ट्स कैन बी देयर। तो हम ये कह सकते हैं दिस इज थर्मल इफेक्ट, यानी हीट की वजह से ऐसा हो रहा है। इसका मतलब जितना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा नंबर ऑफ डिफेक्ट्स भी उतने ही बढ़ते जाएंगे। मोर इज द टेम्परेचर, मोर विल बी द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स। इज इट क्लियर? हाँ जी बेटे, ये बात समझ आई? अब डिफेक्ट्स को हम कह सकते हैं इम्परफेक्शंस। डिफेक्ट्स कैन ऑल्सो बी नेम्ड एज इम्परफेक्शंस। The defects or imperfections can lead to, इससे क्या फर्क पड़ेगा? एक तो can lead to decrease in lattice energy। हम कहेंगे इससे क्या होगा? वो जो लैटिस है वो अनस्टेबल हो जाएगा और लैटिस एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी। लैटिस एनर्जी जो होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। तो नेचुरल अगर डिफेक्टेड क्रिस्टल है तो लैटिस एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी और देयरफॉर सॉल्युबिलिटी क्या कर सकती है? इंक्रीज कर सकती है।
solubility increases. डिफेक्ट्स की वजह से कंडक्शन इंक्रीज कर सकती है. तो जो क्रिस्टल है उसमें कंडक्शन यानी उसकी कंडक्टिंग प्रॉपर्टी जो है, कंडक्टिंग पावर जो है वो बढ़ सकती है. तो वी कैन सी कंडक्शन कैन आल्सो इंक्रीज. तो आपके पास डिफेक्ट्स जो है उससे लैटिस एनर्जी कम हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी और कंडक्शन भी बढ़ती हुई नजर आएगी. तो आप ये कह सकते हो कि डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शंस कैन डू दिस. अब कोई भी डिफेक्टेड क्रिस्टल जो है उसके साथ साथ क्या करेगा? डिफेक्ट्स may lead to change in density, may also lead to change in density. लैटिस एनर्जी. हाँ जी बेटे. जब कहीं पे कोई डिफेक्ट आएगा, यानी आप कह रहे हो अ क्रिस्टल इज बिकमिंग डिफेक्टेड क्रिस्टल, अगर उसमें डिफेक्ट आ रहा है तो आप कहोगे डिफेक्ट्स आने से क्या होता है, समटाइम्स इलेक्ट्रॉन या होल्स बन जाते हैं. वो अभी आप करोगे, जब आप डिफेक्ट्स पढ़ोगे ना, ये सारे इम्पैक्ट आपको होते हुए नजर आएंगे. तो हम कह रहे हैं डिफेक्ट से क्या क्या हुआ? कंडक्शन पे असर पड़ा, लैटिस एनर्जी पे, दो सॉल्युबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है और डेंसिटी पे भी फर्क पड़ रहा है. ठीक है. तो defects in a crystal system can lead to all these changes. Those are possible over there. Okay, Right? हाँ जी. डायमंड बेटे बहुत ही प्योर होता है. डायमंड इज 100% प्योर. और जब कोई चीज़ बहुत प्योर हो जाती है तो उसमें chances of having this type of defect is very less. ठीक है. तो डायमंड इज प्योर क्रिस्टल, तो डायमंड में डिफेक्ट्स नहीं होते. चलो अब हमें डिफेक्ट्स के बारे में ही पढ़ना है. नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ऑल दिस. तो आइडियल क्रिस्टल्स और डिफेक्टेड क्रिस्टल्स. तो हमें ये समझ आ गया कि रूम टेम्परेचर पर मोस्टली क्रिस्टल्स क्या होते हैं? डिफेक्टेड. अब अगर क्रिस्टल्स डिफेक्टेड है तो उनमें कौन कौन से डिफेक्ट्स हो सकते हैं? तो अब हम कहेंगे जो इम्परफेक्शंस हैं, जहां डिफेक्ट्स हैं, इम्परफेक्शंस और डिफेक्ट्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स. एक होता है इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शंस. वन कैटेगरी इज electronic imperfections, and second category we have is atomic imperfections. Atomic imperfections को आप एक और नाम दे सकते हो, that is called point defects. Electronic imperfections and point defects यानी atomic imperfections, these are the two types. Those are possible out here, right? अब ये जो atomic imperfections और point defects हैं, इनको फिर दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है. Two main types. One category is vacancy defect. And second type is interstitial defects. इसके अलावा हमारे पास आ सकती है impurity imperfections. यानी हो सकता है कि वहां पर कोई impurities आ जाए और impurities की वजह से वहां पे डिफेक्ट आ जाए. That is also possible. तो आप कह सकते हो डिफेक्ट्स में हमने कैटेगरीज बना ली. वन कैटेगरी इज इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन, सेकेंड इज एटॉमिक इम्परफेक्शंस, और एक हमने सेपरेट कैटेगरी लिख दी है, दैट इज योर इम्प्योरिटी इम्परफेक्शंस, यानी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज. बेटे वैकेंसी
डिफेक्ट का मतलब है, जरा समझ के देखो, अगर मेरे पास ऐसे एक पैकिंग बन रही है और सडनली आपको नजर आता है कि कोई वहां से गायब हो गया है, तो अंडरस्टूड सी बात है, अगर कोई गायब हो गया है, समवन इज मिसिंग, तो यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गई है, तो इसे हम कहते हैं वैकेंसी टाइप ऑफ डिफेक्ट। और इंटरस्टिशियल इम्परफेक्शंस का मतलब है दिस आर द लेटेस्ट पॉइंट्स, अब ऐसा होना चाहिए था, ऐसा बन रहा था, somehow कोई एक पार्टिकल बीच में आके फंस गया है, तो आप कहोगे दिस इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल इम्परफेक्शंस और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स आर देयर, राइट? तो one category is vacancy defect, another category is interstitial defects are there. बोलो जी, यहां तक समझ आया? Any doubt? Clear हो गया? नेक्स्ट वी हैव इज इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शंस। इसका बेस्ट एग्जांपल्स हमारे पास है जो वो है सिलिकॉन। फिर 0 केल्विन पे एक सिलिकॉन 4 सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना रहा था। Each silicon atom is going to form bond with 4 silicon. It's like this. तो आपके पास अगर ऐसी बॉन्डिंग हो रही है जिसमें सिलिकॉन सिलिकॉन सब बॉन्ड्स बना रहे हैं एंड ईच सिलिकॉन इज बॉन्डेड टू 4 सिलिकॉन एटम्स, ऐसे बना हुआ है, दिस इज एट विच केल्विन? 0 केल्विन। तो 0 केल्विन पे ऐसा एक आइडियल सिस्टम था। अब वो कहते हैं जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, इट इज ग्रेटर देन 0 केल्विन, तो some of the bonds of silicon are going to break. सिलिकॉन के कुछ बॉन्ड्स ब्रेक कर जाएंगे। मान लेते हैं यहां से एक बॉन्ड टूट गया और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स थे वो अलग चलने लग गए। देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, दोस आर बॉन्डेड ओवर देयर, और वो दोनों वहां से अलग हो गए। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूम रहे हैं, पहले ये बॉन्डेड थे। 0 केल्विन पे सिलिकॉन एक बैड कंडक्टर था, यानी ये बिल्कुल कंडक्ट नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं थे। लेकिन अब ये बन गया सेमीकंडक्टर। तो आप कहते हो सिलिकॉन रूम टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर तक पहुंच जाता है। अब ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स दिस डिफेक्ट इज देयर, तो हम कहेंगे दिस इम्प्योरिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन। यानी ड्यू टू इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आर चेंजिंग देयर पोजीशन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स फ्री, बॉन्ड्स आर ब्रोकन, तो जो डिफेक्ट आएगा उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन। तो इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन में हमें क्या समझ आ रहा है? इफेक्ट किसका है? टेम्परेचर का। और बॉन्ड्स टूट जाते हैं, सम ऑफ द बॉन्ड्स आर ब्रोकन ड्यू टू विच कंडक्शन जो है बढ़ रही है। अब बताओ, टेम्परेचर और बढ़ाओगे और बॉन्ड टूटेंगे और कंडक्शन क्या हो जाएगी? और भी इंक्रीज कर जाएगी। यस और नो? हाँ जी बेटा, समझ आया? जल्दी से नोट करेंगे इसे। क्या होगा? जैसे ये बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं तो उससे स्टेबिलिटी का असर हुआ। हाँ डेफिनेटली बेटा, लैटिस वीक हो जाएगा ना, उसका लैटिस वीक हो जाएगा तो स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल कम हो जाएगी। क्रिस्टल कम स्टेबल होगा लेकिन कंडक्शन बढ़ जाएगी। ठीक है?
चले आगे। हाँ जी बेटा, अब बताओ वैकेंसी डिफेक्ट। इस डिफेक्ट से क्या आप समझ पा रहे हो? यहां पे खाली जगह आ गई है। इफ देयर इज सम एम्प्टी स्पेस तो आप कहोगे होल्स विल बी क्रिएटेड। ये होल है, खाली जगह है बेटे। जहां पे भी होल्स क्रिएट हो जाते हैं हम कहते हैं वहां पर खाली जगह पर p टाइप कंडक्शन विल बी देयर। p मीन्स एम्प्टी स्पेस, समथिंग मिसिंग। तो फिजिक्स कहती है कि जहां पे भी खाली जगह हो वो कंडक्शन को इंक्रीज करती है। जैसे एक दीवार में अगर कुछ ब्रिक्स हम निकाल दें, सम ऑफ द ब्रिक्स आर टेकन आउट फ्रॉम अ वॉल, तो क्या होगा? ब्रिक्स निकाल दोगे तो उस पर चढ़ना आसान हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? कंडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन्स को चलना है, ठीक है। तो आप कहते हो यहां पर अगर होल क्रिएट हो रहा है तो कंडक्शन इंक्रीज हो जाएगी, और ऐसी कंडक्शन जो होल की वजह से हो उसे बोलते हैं p टाइप कंडक्टेंस। जब होल्स की वजह से कंडक्टेंस हो तो उसे p टाइप बोलते हैं। अब वॉल्यूम इतना ही है लेकिन मास कम हो गया है, इसलिए डेंसिटी क्या कर जाएगी? डेंसिटी डिक्रीजेस। तो डेंसिटी इज गोइंग टू डिक्रीज बिकॉज मास इज सेम, वॉल्यूम इज, मास इज डिक्रीजिंग, वॉल्यूम इज सेम। तो आपने एक चीज कम कर दी है तो मास तो कम हो गया है, वॉल्यूम उतना ही है, राइट? Excuse me. हाँ जी बेटे, बोलो बेटा। Please, p टाइप कंडक्टेंस। फिजिक्स में बेटा एक कंडक्टेंस किसे, आपको ये बताओ, ये बताए करंट किसे कहते हैं? व्हाट इज करंट? देखो करंट होता है, अगर ये मेरे पास खाली स्पेसेस है, एम्प्टी स्पेसेस, एंड इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो आप कहोगे इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इट मीन्स चार्ज इज मूविंग, दिस इज कॉल्ड करंट। इलेक्ट्रॉन अगर राइट, लेफ्ट से राइट जा रहा है तो हम कहेंगे करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो करंट कहां जा रहा है? राइट से लेफ्ट। ये होल्स हैं, दीज आर ऑल होल्स, खाली जगह। तो आप बताओ इलेक्ट्रॉन कहां मूव करते हैं? विद द हेल्प ऑफ होल्स मूव करते हैं। अगर होल्स ना हो तो इलेक्ट्रॉन चल नहीं सकता था। हम ये कहते हैं बीच में जो एम्प्टी स्पेस है, इलेक्ट्रॉन एक एम्प्टी स्पेस में जाता है, फिर दूसरे एम्प्टी स्पेस में, फिर तीसरे एम्प्टी स्पेस में, एंड सो ऑन। इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता जाता है और आपको दिखता है कि होल्स पीछे जा रहे हैं। जैसे जब सड़क पे चलते हैं, हम आगे जा रहे होते हैं तो हमें लगता है पेड़ पीछे जा रहे हैं। तो क्या पेड़ चल रहे होते हैं? पेड़ तो नहीं चलते ना बेटा। तो पेड़ नहीं खड़े होते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि रिलेटिवली वो पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो आप आगे जा रहे हो, पेड़ पीछे जा रहे हैं। तो अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि आप जा रहे हो आगे की तरफ, यानी यू आर मूविंग फॉरवर्ड, तो पेड़ जो है वो आपको लगता है कि दे आर गोइंग बैकवर्ड। सेम इज द केस, अगर इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ जा रहे हैं तो होल्स पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मूवमेंट होती है और होल्स आर मूविंग बैकवर्ड। तो हम हर स्पेस को, हर खाली स्पेस को जहां से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है उसे होल बोल देते हैं, ठीक है। अब ये खाली जगह है तो इसको मैंने बोल दिया होल। अगर कहीं पे होल है तो ये इलेक्ट्रॉन का ऑपोजिट है। इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, फिर आगे जाएगा, फिर आगे जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आगे जा रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव पीछे आ रहा है ना। तो नेगेटिव इज मूविंग फॉरवर्ड, पॉजिटिव इज कमिंग बैकवर्ड। जब भी होल्स की वजह से कंडक्टेंस होती है,
यानी किसी में होल्स हैं तो भी कंडक्टर है, किसी में इलेक्ट्रॉन है तो भी वो कंडक्टर है। लेकिन अगर मान लो वहां इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आ रहे, इलेक्ट्रॉन तो मुझे देने पड़ेंगे, लेकिन वहां होल्स बहुत सारे हैं, तो मैं आपसे कहूंगी कि ये पी टाइप कंडक्टर है। और अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, वो कंडक्ट कर रहे हैं, तो हम कहेंगे इट इज एन टाइप कंडक्टर। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो कंडक्ट करता है, हम कहते हैं इट इज एन टाइप कंडक्टर। और अगर किसी के पास होल्स हैं और वो कंडक्ट करता है, तो हम कहते हैं इट इज पी टाइप कंडक्टर। ठीक है, समझ आया? एन टाइप, पी टाइप, इज इट क्लियर? हाँ जी बेटे। Yes. Okay. So this is N type, P type conduction and we are finished with the topic. अब मुझे बताओ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, ये जो इम्परफेक्शन है, इसे आप थर्मल इम्परफेक्शन भी कह सकते हो। क्या हम इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन को थर्मल इम्परफेक्शन बोल सकते हैं? ये सुनो, बोल सकते हैं, टेम्परेचर की वजह से हो रहा है। अब वो आपसे कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन के नीचे आप लिख सकते हो, बिलो दिस हम लिखेंगे ड्यू टू हाई टेम्परेचर सम ऑफ द बॉन्ड्स आर ब्रोकन और some valence electrons get excited due to which electronic movement is observed. Electronic movement is observed. Therefore, electronic imperfections. तो बेटा सिलिकॉन रूम टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर है, जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर। जब ये रूम टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर है, तो रीजन फॉर दैट इज, क्या कहोगे, व्हाट इज द रीजन? यस, बिकॉज ऑफ द ब्रोकन बॉन्ड्स और बिकॉज ऑफ द एक्साइटेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो बॉन्ड टूटते हैं, ये अब बढ़ते जाएंगे। मान लो ये 10 ऐसे, मान लो एक मोल में से 10 या 15, 20 बॉन्ड्स टूट गए। 20 बॉन्ड्स टूटने का मतलब है वहां पे 40 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे जो इधर उधर मूव करते रहेंगे। राइट? समझ आया? हाँ जी बच्चे, क्लियर हो गया? अब हमें करना है, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द टॉपिक पॉइंट डिफेक्ट्स और एटॉमिक इम्परफेक्शंस इन आयनिक सॉलिड्स। तो अब हमें करना है एटॉमिक और पॉइंट डिफेक्ट्स इन आयनिक क्रिस्टल्स। यानी आयनिक क्रिस्टल्स में पॉइंट इफेक्ट्स कैसे होंगे, क्या होगा, दिस वी आर गोइंग टू डू। अब बेटा आयनिक क्रिस्टल्स में दो तरह के डिफेक्ट्स होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट्स। वन इज कॉल्ड स्टोइचियोमेट्रिक and another is named as non-stoichiometric. One category is stoichiometric imperfection and the second category is non-stoichiometric imperfections. एक का नाम रखा गया स्टोइचियोमेट्रिक इम्परफेक्शंस और दूसरे का नाम है नॉन स्टोइचियोमेट्रिक इम्परफेक्शंस। स्टोइचियोमेट्रिक इम्परफेक्शंस में फिर दो टाइप्स हैं। वन इज कॉल्ड शॉटकी डिफेक्ट
and second is named as Frenkel defect. Non-stoichiometric imperfections में we have again two types. One is metal excess defect and second is metal deficiency defect. Metal excess is again of two types. One is extra cation and second is anion vacancy. Here we have extra anion or cation vacancy. तो आयनिक सॉलिड्स में जब हम पॉइंट डिफेक्ट्स की बात करते हैं तो वी हैव स्टोइचियोमेट्रिक, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक, शॉर्टकी एंड फ्रैंकल, मेटल एक्सेस, मेटल डेफिशिएंसी. अब मेटल को एक्सेस करना है, मेटल को बढ़ाने का तरीका है या तो केटाइंस बढ़ा दो या फिर एनाइन कम कर दो, और मेटल डेफिशिएंसी मतलब या तो एनाइंस इंक्रीज करेंगे या फिर केटाइंस कम कर देंगे. तो अब हमें इन सबको एक एक करके रीड करना है. जस्ट मेक दिस टेबल. आप ये फ्लो चार्ट बना लो ताकि हम वन बाय वन इन सबको पढ़ते जाएंगे और फिर टॉपिक आ जाएगा. स्टोइचियोमेट्रिक इम्परफेक्शंस का मतलब होता है, ध्यान से सुनेंगे आप लोगे, जब स्टोइचियोमेट्री को कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, अब हमें ये समझना पड़ेगा ना व्हाट इज दिस स्टोइचियोमेट्री. फर्क नहीं पड़ने का मतलब क्या है, जल्दी से नोट करो. फायर Let's start with the stoichiometric imperfections. अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं stoichiometric imperfections. बेटे स्टोइचियोमेट्रिक इम्परफेक्शंस का मतलब होता है ऐसा डिफेक्ट जिसके होने के बाद फॉर्मूला को कोई फर्क ना पड़े, यानी एन इम्परफेक्शन which cannot affect stoichiometry of a salt or compound. यानी अगर किसी डिफेक्ट के होने के बाद मान लो आइडियल क्रिस्टल का फॉर्मूला NaCl, KCl, ZnS, ZnO, AgBr etc. और अगर डिफेक्टेड क्रिस्टल का फॉर्मूला भी यही आ जाए, डिफेक्टेड क्रिस्टल एंड फॉर्मूला कम्स आउट टू बी अगेन NaCl, KCl, ZnS, ZnO, AgBr. इसका मतलब हुआ कि डिफेक्टेड और आइडियल दोनों के फॉर्मूलाज क्या होंगे, सेम. अगर डिफेक्टेड और आइडियल का फॉर्मूला सेम है तो हम कहेंगे देयर इज स्टोइचियोमेट्रिक इम्परफेक्शन. तो स्टोइचियोमेट्रिक इम्परफेक्शन का मतलब है ऐसी इम्परफेक्शन जो फॉर्मूला को इम्पैक्ट ना करे, an imperfection which is not going to impact the stoichiometry, यानी रेशियो को फर्क नहीं पड़ना चाहिए. ठीक है जी, ये पॉइंट समझ आ गया.
कि स्टोशियोमेट्रिक इम्परफेक्शंस का क्या मतलब है? हाँ जी बेटा, क्लियर है? अब हमारे पास दो टाइप्स हैं, वन इज कॉल्ड शॉर्टकी एंड अनदर इज कॉल्ड फ्रैंकल। शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है? आप कहोगे इक्वल नंबर ऑफ cations and anions are missing from their site. Missing from their site. अगर इक्वल नंबर ऑफ आयंस अपनी अपनी साइड से गायब हो जाएं तो शॉर्टकी डिफेक्ट हो जाता है। अब फ्रैंकल डिफेक्ट में हम कहेंगे a cation is missing from its site and is present in some interstitial void, some other void or the space। यानी केटाइन अपनी जगह से गायब हो गया है लेकिन किसी और जगह पे किसी और वॉइड में जाके फिट हो गया है। अगर ऐसा हो जाए तो हम कहते हैं इट इज गोइंग टू बी फ्रैंकल डिफेक्ट। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में आप क्या कहोगे? इट इज गोइंग टू बी, फ्रैंकल डिफेक्ट का मतलब है जब केटाइन अपनी जगह से गायब हो जाए और किसी वॉइड में एडजस्ट हो जाए, राइट? और अगर केटाइन और एनाइन बाकी गायब ही हो जाए ठीक है, तो शॉर्टकी हो जाएगा। ड्रॉ करके देख लेते हैं। वो आपसे कहते हैं केटाइन एनाइन, केटाइन एनाइन ऐसे होना चाहिए था, एंड समहाउ एक केटाइन और एनाइन वहां से गायब हो गया। अब ये जब गायब हो गए तो डिफेक्ट क्या कहलाएगा? शॉर्टकी डिफेक्ट। तो शॉर्टकी डिफेक्ट का मतलब है आयंस आर मिसिंग, पर जितने केटाइन गायब होंगे उतने ही एनाइंस गायब होंगे। यहां वो कहते हैं केटाइंस एंड एनाइंस आर देयर और कोई केटाइन अपनी जगह से गायब होने वाला है और किसी बीच वाली वॉइड में जाके एडजस्ट हो गया। दिस इज फ्रैंकल डिफेक्ट। तो केटाइन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स साइट एंड इज गोइंग टू बी एडजस्टेड इन सम इंटरस्टिशियल वॉइड। तो आप कहोगे दिस इज गोइंग टू बी द फ्रैंकल डिफेक्ट, राइट? समझ आया? हाँ जी बेटे। Got it? हाँ, होगी, क्रिस्टल अनस्टेबल हो जाएगा, थोड़ा सा लैटिस को खराब फर्क लगेगा, बट अदरवाइज होगा ऐसा ही। कोई केटाइन गायब हो रहा है और वो किसी वॉइड में जाकर एडजस्ट हो रहा है। अब देखो शॉर्टकी डिफेक्ट में आप जरा ध्यान से देखते हैं। आप इसके नीचे लिखोगे, मैं इसके ऊपर लिख रही हूं। शॉर्टकी डिफेक्ट में आप जरा सोच के बताओ लैटिस क्या हो जाएगा, स्टेबल कि अनस्टेबल? लैटिस बिकम्स अनस्टेबल। और फ्रैंकल में भी लैटिस तो अनस्टेबल हो ही है। हाँ जी बेटे।
देखो एक दीवार में कुछ जगह पे बॉल्स होनी चाहिए थी और कुछ बॉल्स गायब हो गई हैं, तो डेफिनेटली क्या होगा, वॉल तो वीक हो जाएगी ना, उसकी स्ट्रेंथ तो कम हो जाएगी। ये सुनो, तो आपसे कह रहे हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ द वॉल यानी लैटिस की स्ट्रेंथ कम हो गई है। लैटिस एनर्जी, LE here is lattice energy। लैटिस एनर्जी का सिंबल U होता है। लैटिस एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी क्योंकि जितना स्टेबल लैटिस उतनी ज्यादा लैटिस एनर्जी। वो तो इसमें भी होगा, आप होगे लैटिस एनर्जी, इसमें भी डिक्रीज कर जाएगी। कंडक्शन इंक्रीजेस, यस और नो? क्योंकि जब भी आपके पास वहां होल्स क्रिएट हो गए हैं, बिकॉज ऑफ होल्स, और होल्स की वजह से कौन सी कंडक्शन होती है बेटा? P टाइप कंडक्टेंस। तो कंडक्शन जो है P टाइप हो जाएगी, तो these are going to be P टाइप कंडक्टर्स। यहां पे भी होल तो बना ही है, तो आप होंगे कंडक्शन इंक्रीजेस and it's again going to be P type। अब मुझे सोच के बताओ, शॉटकी डिफेक्ट में डेंसिटी का क्या होगा? इन शॉटकी डिफेक्ट व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन डेंसिटी? डेंसिटी डिक्रीजेस, क्योंकि मास बाय वॉल्यूम इज डेंसिटी। तो आप कहोगे मास क्योंकि डिक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम सेम रह रहा है, तो डेफिनेटली डेंसिटी डिक्रीज करेगी। तो इस क्रिस्टल की डेंसिटी कम हो जाएगी, और यहां हम कहेंगे डेंसिटी क्या होगी? बोलो। यस, बिल्कुल ठीक, डेंसिटी रिमेन सेम। बेटा मास भी उतना ही रहा, वॉल्यूम भी सेम है, तो नेचुरल है मास सेम वॉल्यूम सेम। जब मास और वॉल्यूम दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो डेंसिटी वही रहेगी, सेम टू सेम। अब शॉटकी डिफेक्ट में आप कहते हो शॉटकी डिफेक्ट कब होता है? व्हेन डू वी हैव शॉटकी डिफेक्ट? तो कंडीशंस फॉर शॉटकी डिफेक्ट इज हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। वो कहते हैं जिन क्रिस्टल्स का कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होता है, यानी हाई रेडियस रेशियो, रेडियस रेशियो ज्यादा होगा, उनमें आपको ये डिफेक्ट नजर आता है। ये जिन भी क्रिस्टल्स में आपका रेडियस कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाए और 8 हो जाए, उनमें हम कहते हैं अक्सर शॉटकी डिफेक्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaCl कोऑर्डिनेशन नंबर 6, NaBr 6, KCl 6, KBr 6, सीजियम क्लोराइड 8, इन सब में आपको शॉटकी डिफेक्ट नजर आएगा। तो शॉटकी डिफेक्ट जो है वो कहां नजर आ रहा है? वी आर गेटिंग शॉटकी डिफेक्ट पॉसिबल ओवर देयर। इट इज पॉसिबल इन केसेस, कौन से केसेस में पॉसिबल है? जब आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होता है, या फिर आप कह सकते हो रेडियस रेशियो ज्यादा है। अब हम अगर पूछेंगे फ्रेंकल डिफेक्ट की कंडीशंस क्या है, तो बेटा फ्रेंकल डिफेक्ट होता है व्हेन कंडीशंस ऑफ फ्रेंकल डिफेक्ट, तो आप कहोगे लो कोऑर्डिनेशन नंबर एंड लो रेडियस रेशियो, 3 और 4 कोऑर्डिनेशन नंबर हो तो काम चलेगा। तो एग्जांपल्स वो आपको देते हैं जिंक ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड कोऑर्डिनेशन नंबर 4, AgCl,
AgBr, सिल्वर आयोडाइड, इन सब में फ्रैंकल डिफेक्ट आपको नजर आएगा। तो शॉटकी डिफेक्ट नजर आता है जब कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत ज्यादा होता है, एंड फ्रैंकल डिफेक्ट इज विजिबल व्हेन कोऑर्डिनेशन नंबर इज वेरी लो। यानी केटाइन बहुत ही छोटा होना चाहिए सो दैट इट कैन बी अकोमोडेटेड इन द वॉइड। केटाइन अगर छोटा होगा तभी तो वो वॉइड में एडजस्ट होगा। अगर केटाइन का साइज ही बहुत बड़ा है तो वो किसी भी वॉइड में फिट नहीं हो पाएगा। तो आपसे कहते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट के लिए केटाइन का छोटा होना बहुत जरूरी है, तभी आपका फ्रैंकल डिफेक्ट विजुअलाइज किया जा सकता है। अब किसी क्रिस्टल में क्या दोनों डिफेक्ट हो सकते हैं? क्या किसी क्रिस्टल में दोनों डिफेक्ट हो सकते हैं? तो आंसर इज यस। आप यहां पे लिखोगे AgBr सिल्वर ब्रोमाइड कैन शो Schottky as well as Frankel defect. तो सिल्वर ब्रोमाइड एक ऐसा एग्जाम्पल दिख रहा है हमें जिसमें दोनों तरह के डिफेक्ट हो सकते हैं। ये एग्जाम्पल देने का मतलब ही ये है कि आप समझ पाओ कि सिल्वर ब्रोमाइड में जब दोनों डिफेक्ट हो सकते हैं, इसका मतलब एक ही तरह के क्रिस्टल में एक से ज्यादा डिफेक्ट्स की पॉसिबिलिटी है वहां पर, राइट? तो ये हमारे पास था फर्स्ट टू डिफेक्ट्स वी आर फिनिश्ड विद शॉटकी एंड फ्रैंकल। दोनों ही क्या है? स्टोशियोमेट्रिक, यानी नो इफेक्ट ऑन स्टोशियोमेट्री ऑफ द क्रिस्टल, राइट? हाँ बेटा, एनी डाउट इफ यू हैव? कोमल, केतन, आशुतोष, कोई डाउट है बेटा? डन? हाँ जी, आइडियल क्रिस्टल में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या 6 हाँ, ऐसा नहीं बेटा, सेम ही। यदि जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है वो आइडियल तो हो ही सकते हैं, लेकिन 6 कोऑर्डिनेशन वालों में शॉटकी डिफेक्ट होने के चांसेस ज्यादा है। यदि लो टेम्परेचर 0 केल्विन पे तो वो आइडियल हो जाएंगे, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसमें कौन सा डिफेक्ट आएगा? तो आप कहोगे शॉटकी। जैसे NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर आइडियल होता तो 6 था, अगर नॉन आइडियल होगा तो भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही रहेगा। वो आपसे कह रहे हैं कि जब वो आइडियल नहीं है तो क्योंकि वो NaCl जो है उसमें 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो कौन सा डिफेक्ट होने के चांसेस ज्यादा है? तो हम कहेंगे शॉटकी डिफेक्ट होने के चांसेस ज्यादा है, राइट? हाँ जी, हाँ जी बेटा, एनी अदर डाउट? सगुन, शरणजीत, साहिल, कोई डाउट है बेटा? समझ आ रहा है? लावण्य, अर्नव, अदिति? ये कह सकते हैं कि शॉटकी डिफेक्ट में वैकेंसी डिफेक्ट बहुत शुरू है। हाँ, डेफिनेटली ये वैकेंसी डिफेक्ट है और वो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, क्योंकि वो एक जनरल कैटेगरी है ना, जहां पे भी आपको ऐसा दिखेगा तो वैकेंसी डिफेक्ट, ऐसा कुछ घुसा हुआ सा दिखा जबरदस्ती तो आपको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है? हाँ जी, मयंक, दिलशान, हरकिरत, समझ आ गया? हाँ जी, बोलो बेटा। केतन? सिलिकॉन और जर्मेनियम बेटे, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है दोनों सेमीकंडक्टर्स हैं, और हम उसकी सेमीकंडक्टर प्रॉपर्टी की वजह से उसे कंप्यूटर चिप्स में या सब जगह पे यूज करते हैं। हम उसकी प्रॉपर्टी बढ़ा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, वो हम बाद में उसमें इम्प्योरिटीज डालेंगे, तो वो हमारी मर्जी पे होता है कि हमने उसको क्या करना है, हमने उसमें इम्प्योरिटीज डालनी है कि नहीं डालनी है। तो जनरली क्या होता है, हम उसमें इम्प्योरिटीज डालते हैं, खुद उसे इम्प्योर करेंगे और फिर उसके अंदर वो क्वालिटीज लेके आएंगे जो हमें चाहिए, और तब हम उसको यूज करते हैं।
तो वहां पे इसको हम इम्प्योर बनाते हैं, ठीक है। ओके, हाँ जी। तो ये हमारे पास था बेटे एक टॉपिक हमारा कवर अप हो गया, स्टोशियोमेट्रिक इम्परफेक्शंस। नाउ वी मूव ऑन टू नॉन स्टोशियोमेट्रिक इम्परफेक्शंस। The next topic we are going on to, that is non-stoichiometric. अब non-stoichiometric imperfections का मतलब है जब आपकी imperfection में फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। The next topic we have is non-stoichiometric imperfection. नॉन स्टोशियोमेट्रिक इम्परफेक्शंस, इनमें हम ये कह सकते हैं फॉर्मूला ऑफ आइडियल क्रिस्टल एंड defected crystal is different, is not same कह सकते हो, different कह सकते हो। अगर आपका आइडियल क्रिस्टल और डिफेक्टेड क्रिस्टल आइडियल क्रिस्टल है FeO और डिफेक्टेड क्रिस्टल है आयरन 0.950, तो क्या कहोगे, स्टोशियोमेट्रिक कि नॉन स्टोशियोमेट्रिक? स्टोशियोमेट्रिक कि नॉन स्टोशियोमेट्रिक? फॉर्मूला पहले 1:1 था बेटा, बाद में 0.95:1 हो गया। क्या रेशियो सेम रह रही है? चेंज हो रही है ना? अगर रेशियो चेंज हो रही है तो डेफिनेटली क्या बन गया है, नॉन स्टोशियोमेट्रिक इम्परफेक्शन। अब यहां पे मेटल कम हो गया है तो आप कहोगे दिस इज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। नेक्स्ट Cu2O 2:1, यहां कॉपर आ गया 1.9:0, निकल 1:1 and here we have 0.98O, zinc oxide and here we have zinc 1.1:1, potassium bromide and we have potassium with oxygen 0.9, 1:0.9. अब देखो यहां आपको क्या दिख रहा है, मेटल 2 होना चाहिए था, मेटल 1.9 है, अगेन मेटल डेफिशिएंसी, लेकिन यहां पे मेटल 1:1 होना चाहिए था और मेटल तो 1 से ज्यादा है, तो मेटल एक्सेस। अगेन मेटल 1 होना चाहिए था, 1 है, ये ब्रोमीन कम हो गया है, एनाइन वैकेंसी, अगर एनाइन वैकेंसी हो रही है तो भी क्या हुआ, मेटल एक्सेस में हुआ। ये 1:1 की बजाय 1:0.9, तो आपको मेटल ज्यादा है, तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट इज देयर। तो मेटल एक्सेस के दो एग्जांपल्स दिए मैंने, मेटल डेफिशिएंसी के एग्जांपल्स दिए, और ये सब नॉन स्टोशियोमेट्रिक इम्परफेक्शंस हैं। दीज आर ऑल नॉन स्टोशियोमेट्रिक इम्परफेक्शंस। ओके,
ये बात समझ आई? फॉर्मूला चेंज हो रहा है। अगर फॉर्मूला चेंज हो रहा है तो डिफेक्ट कैसा होगा? नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट कहलाएगा। अब हमें स्टार्ट करना है, पहले हम करते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद मेटल एक्सेस डिफेक्ट इन आयनिक सॉलिड्स। तो अब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। यहां तक समझ आ गया ना बेटा? एनी डाउट? करें कंटिन्यू? मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस में दो टाइप्स हो सकती हैं। एक हमारे पास है एक्स्ट्रा केटाइन and second is anion vacancy. एक्स्ट्रा केटाइन डिफेक्ट में क्या होता है? वो कहते हैं केटाइन, एनाइन एंड सो ऑन। ऐसे हमारे पास एक पैकिंग बनी हुई है। और किसी वजह से ड्यू टू सम रीजन एक एक्स्ट्रा केटाइन यहां बीच में आके फिट हो गया है। गायब कहीं से नहीं हुआ, लेकिन एक्स्ट्रा केटाइन कहीं से आ जरूर गया है। अगर बेटा एक्स्ट्रा केटाइन वहां आ जाएगा तो आपको क्या लगता है? क्रिस्टल के ऊपर, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? दिस क्रिस्टल इज नाउ विच चार्ज? पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव है ना? अगर ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा तो आप कहोगे इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वहां कहीं इलेक्ट्रॉन को भी आना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज तो क्रिस्टल क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, है ना? अब एक इलेक्ट्रॉन आ गया है और एक पॉजिटिव चार्ज आ गया है केटाइन। ऐसे डिफेक्ट को हम कहते हैं एक्स्ट्रा केटाइन टाइप ऑफ डिफेक्ट। और एनाइन वेकेंसी का मतलब होगा कि आपके पास ड्यू टू सम रीजन एक एनाइन गायब हो गया। वन ऑफ द एनाइन इज नाउ मिसिंग फ्रॉम इट्स साइट। करेक्ट? देखो, ये एनाइन किसी वजह से चला गया, था ही नहीं यहां पर, तो एनाइन इज नॉट देयर। अब यहां एनाइन नहीं है तो भी इस क्रिस्टल पे क्या चार्ज आ जाएगा? बोलो। पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो उस एनाइन की जगह पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया है, सो एज टू न्यूट्रलाइज द चार्ज। हाँ जी बेटा। इलेक्ट्रॉन भी हम ही दे रहे हैं? ना इलेक्ट्रॉन हम दे रहे हैं, ना आयंस हम गायब कर रहे हैं। जब ये पैकिंग बन रही है ना, तो ये अपने आप हो रहा है, यानी ड्यू टू टेम्परेचर कुछ ऐसा हो रहा है वहां पर, जिस वजह से वहां पे किसी आयन ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं, खुद गायब हो गया है। ठीक है, तो वो आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट, क्योंकि केटाइंस और एनाइंस बनते कैसे हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वहां पे उस क्रिस्टल के अंदर कोई आयन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के खुद चला गया है, यानी यहाँ पे जो आयन था नेगेटिव आयन, वो अपना इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ गया, खुद चला गया। ठीक है, ओके। यानी सब कुछ अपने आप हो रहा है, हम कुछ भी नहीं कर रहे। हमारे पास तो डिफेक्टिव क्रिस्टल में नजर आए और हम उसे पढ़ रहे हैं। अब इन दोनों को आपने देख लिया है, आपके बिल्कुल सामने पड़े हैं। मुझे बता सकते हो लैटिस क्या हो जाएगा? लेस स्टेबल। लैटिस एनर्जी क्या करेगी? डिक्रीज।
क्या मैं लिख सकती हूँ? नाउ इट इज एन टाइप कंडक्शन। एन टाइप कंडक्शन मतलब कंडक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? नेगेटिव। तो अब यहाँ पी टाइप कंडक्शन नहीं हो सकती, एन टाइप ही हो सकती है। तो आप कहोगे इस इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्शन हो रही है, therefore we name it as n type conduction। अब यहां पे भी बताओ जी, लैटिस लेस स्टेबल, लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस, कैसी कंडक्टेंस नजर आएगी बच्चे? व्हाट टाइप ऑफ कंडक्टेंस? एन टाइप की पी टाइप? एन टाइप, इलेक्ट्रॉन है वहां पर। सोचो, इलेक्ट्रॉन को खाली जगह पे नहीं आया, खाली जगह पे, लेकिन चलेगा भी इलेक्ट्रॉन ही ना। तो जब इलेक्ट्रॉन है तो सिर्फ एन टाइप, अगर इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो पी टाइप। ठीक है, जहां पे भी इलेक्ट्रॉन है उसको हम कहेंगे एन टाइप कंडक्शन। नेगेटिव इज गोइंग टू कंडक्ट, ये इलेक्ट्रॉन चलेगा आगे आगे, तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी, तो आप कहोगे एन टाइप कंडक्शन। ये फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी है, यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम ऐसा ही कहते हैं कि अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव चार्ज है उस क्रिस्टल के ऊपर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन चल सकते हैं, मूव करते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो एन टाइप, और अगर इलेक्ट्रॉन की बजाय होल मूव करेगा तो पी टाइप। मूव हमेशा वैसे देखो चलता तो इलेक्ट्रॉन ही है, हम ही चल रहे थे ना, पेड़ तो वापस जा रहे थे, पेड़ वापस जा रहे थे कि खड़े हुए थे? खड़े हुए थे। तो वो कहते हैं जब इलेक्ट्रॉन है तो एन टाइप, इलेक्ट्रॉन नहीं है तो पी टाइप। अब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, नो डाउट होल्स ऑपोजिट साइड पे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, होल्स इधर जा रहे हैं। तो ये अगर इस साइड पे जा रहा है तो आप कह रहे एन टाइप, इधर ऐसा ना कि एक ही चीज एन टाइप भी हो सकती है और पी टाइप, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक यू कैन से कन्वेंशन बना दिया, रूल बना दिया, एंड दैट रूल इज कि अगर किसी में इलेक्ट्रॉन है और वो मूव कर रहे हैं तो इट इज एन टाइप कंडक्टर। अगर किसी के पास अपने इलेक्ट्रॉन नहीं है लेकिन कोई उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन ले जा सकता है तो वो बन जाएगा पी टाइप कंडक्टर। दोबारा देखो, अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन है तो आई एम गोइंग टू बी एन टाइप कंडक्टर, और अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है लेकिन कोई मेरे थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को आगे ले जा रहे हैं तो आई विल बिकम पी टाइप कंडक्टर। चलेंगे फिर भी इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो जिसके पास अपने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एन टाइप होता है, तो एन टाइप कंडक्शन हो गई। इसके अलावा इसको देखो जरा, ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है और वो वैकेंसी डिफेक्ट है। इज इट क्लियर बेटे? इस इलेक्ट्रॉन को जो यहां ट्रैप हो गया है इसको बोलते हैं एफ सेंटर और फाबे सेंटर। एफ सेंटर और फाबे सेंटर, और वी कैन नेम इट एज कलर सेंटर। एफ सेंटर, फाबे सेंटर और कलर सेंटर। वो कहते हैं ये जो इलेक्ट्रॉन है, दिस इलेक्ट्रॉन विच इज ट्रैप्ड इन द क्रिस्टल लैटिस, तो इलेक्ट्रॉन इन प्लेस ऑफ एनाइन कैन एब्सॉर्ब एनर्जी। आप कहोगे विजिबल एनर्जी, गेट एक्साइटेड and de-excited, resulting in some color of crystal. तो इसको हम बोलते हैं फाबे सेंटर। तो व्हाट इज फाबे? फाबे का मतलब होता है कलर। फाबे सेंटर और कलर सेंटर, तो आप कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर इसको हमने नाम दिया है फाबे सेंटर। इट इज नेम्ड एज एफ सेंटर और फाबे सेंटर। यहाँ पे आपके पास ये
रिजेंबल कर रहा है विद शॉर्टकी की फ्रेंकल? फ्रेंकल, देखो जरा, फ्रेंकल डिफेक्ट में भी ऐसा ही था, सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो वहां पे अपना ही केटाइन गायब होके कहीं घुस गया था। तो यहाँ पे क्या है, ये फ्रेंकल डिफेक्ट जैसा नजर आ रहा है, और यहाँ पे हम कह सकते हैं इट इज गोइंग टू रिजेंबल शॉर्टकी डिफेक्ट, कोई गायब हो रहा है, ये शॉर्टकी डिफेक्ट जैसा लग रहा था। इसलिए आपके सारे एग्जांपल्स NaCl, KCl जो शॉर्टकी डिफेक्ट के एग्जांपल थे वो यहां पे भी लिख सकते हो। तो all examples of Schottky defect we can write here also, cesium chloride। और जो फ्रेंकल डिफेक्ट के एग्जांपल्स थे जैसे जिंक ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड, AgCl, AgBr, all those can be written over here। Done? तो आपके पास एक्स्ट्रा केटाइन यानी मेटल एक्सेस डिफेक्ट की दो टाइप्स थी, दोनों की दोनों टाइप्स अब आपके सामने हैं। बेटा जब हमने जिंक ऑक्साइड को हीट किया तो जिंक 2 पॉजिटिव प्लस ऑक्सीजन गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स बना। अब आप सोचो ये क्रिस्टल था, अब ये एक्स्ट्रा आयन बन गया क्योंकि ऑक्सीजन तो गैस है, चली जाएगी बाहर। तो दिस इज एक्टिंग गैस, आप कहोगे इट विल एक्ट एज एक्स्ट्रा केटाइन, ये एक एक्स्ट्रा केटाइन बन गया है एंड दीज आर इलेक्ट्रॉन्स इन द लैटिस। तो ये जिंक आयन एक्स्ट्रा केटाइन बन के बीच में घुस जाएगा और इलेक्ट्रॉन वहीं पड़े रहेंगे। इस तरह से आपका जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्रिएट हुआ। अगर हम सोडियम क्लोराइड को सोडियम वेपर्स के साथ हीट करें तो NaCl में येलो कलर आ जाता है। पहले सोडियम क्लोराइड कैसा था, व्हाइट था, अब अगर इसमें येलो कलर आ गया है हीट करने पर तो हम कहेंगे यहाँ पे कौन सा डिफेक्ट आ गया है, तो आप कहोगे बिकॉज ऑफ फाबे सेंटर्स। तो नमक जब भी कलर्ड हो जाता है तो हम कहते हैं बिकॉज ऑफ F सेंटर्स इट इज बिकमिंग कलर्ड। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे कौन सा डिफेक्ट नजर आ रहा था, एनाइन वेकेंसी टाइप ऑफ डिफेक्ट। क्लियर? अंश बेटा एक बार ध्यान से देखो इस पूरे टॉपिक को, पूरे टॉपिक को एक रीडिंग लगा लो और फिर देखो कोई डाउट तो नहीं है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटे। मैम ये जो एग्जांपल्स है वो तो स्टोइशियोमेट्रिक के अंडर आते थे ना, तो हमने यहाँ पे क्यों लिखा है? बेटे जो स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट शो कर सकता है ऐसा नहीं है कि वो नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कर ही नहीं सकता। देयर इज नो सच रूल। ओके मैम। ठीक है। मैम फिर हाँ बोलो। मैम फिर स्टोइशियोमेट्रिक के अंदर भी तो इतने सारे चेंजेस आते थे, तो फिर वो स्टोइशियोमेट्रिक रहा कैसे, मतलब फॉर्मूला फिर भी क्यों सेम रहा? ऐसा नहीं है, अगर सिर्फ स्टोइशियोमेट्रिक हो रहा होगा तभी फॉर्मूला सेम रहेगा ना। अगर वहां पे नॉन स्टोइशियोमेट्रिक भी हो गया तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अगर किसी क्रिस्टल में फॉर्मूला सेम रह रहा है तभी आप कहोगे ना कि इट्स गोइंग टू बी नॉन स्टोइशियोमेट्रिक, सॉरी फॉर्मूला सेम रह रहा है तो स्टोइशियोमेट्रिक। अगर फॉर्मूला ही चेंज हो गया फिर ओके मैम। फिर मैम ये अनाइन वेकेंसी वाला जो हमने वेकेंसी के एग्जांपल दिया है जो स्टोइशियोमेट्रिक के अंदर ही प्रिपेयर करना चाहिए। क्यों, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा बेटे, फॉर्मूला इज गोइंग टू चेंज। सिर्फ कलर चेंज हुआ है तो पक्की बात है फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, यानी अब फॉर्मूला वही नहीं रहेगा जो आपने पहले लिखा था। चेंज कर देखो ना, हमें तो आपको तो नमक नमक ही दिखता है ना,
आपको तो ना उसका फॉर्मूला दिखता है, तो वो आपसे कहेंगे कि नमक का कलर येलो हो गया है। अगर येलो हो गया है तो कौन सा डिफेक्ट हुआ? अगर नमक का कलर येलो हो गया है तो विच डिफेक्ट इज गोइंग टू बी देयर? वो आपसे ये पूछ रहे हैं बस। हाँ, दिस फॉर्मूला इज नॉट 1:1 ना, एनाइन वैकेंसी हो चुकी है, यानी ये फॉर्मूला अब चेंज हो गया होगा। मैं ऐसे लिख देती हूँ कॉमन सॉल्ट, सॉल्ट विद येलो कलर, ऐसा लिख देती हूँ, ठीक है। फॉर्मूला ऑटोमेटिकली चेंज हो ही जाएगा, राइट? एनाइन वैकेंसी में जब एनाइन चला जाएगा, Cl नेगेटिव या कोई भी आयन, देखो जरा, मान लो ये आपके पास NaCl का एक क्रिस्टल है, आपने यहाँ पे सोडियम वेपर्स जो है चारों तरफ रख दिया। There are so many sodium vapors around. अब जब आप इसे हीट कर रहे हो तो क्या हो रहा है कि एक क्लोराइड आयन बाहर जा रहा है, ठीक है, और सोडियम क्या कर रहे हैं, वो अपने आप को Na पॉजिटिव बना देगा 1 इलेक्ट्रॉन, और Cl नेगेटिव इस सोडियम के साथ कंबाइन कर जाएगा एंड विल गेट NaCl। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहां जाएगा? इट विल टेक द पोजीशन ऑफ क्लोराइड आयन। देखो जरा, यानी आपने नमक को सोडियम वेपर्स के साथ हीट कर दिया, तो कह रहे हैं जब आप नमक को सोडियम वेपर्स के साथ हीट करोगे तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन ओवर देयर? तो उन्होंने आपको ये बताया है कि जब आप नमक को हीट करोगे तो सोडियम वेपर्स Cl नेगेटिव को बाहर की तरफ बुलाएंगे, और जब Cl नेगेटिव बाहर आएगा तो डेफिनेटली वो Cl नेगेटिव बाहर चला गया और सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, राइट? हाँ, क्योंकि क्रिस्टल तो न्यूट्रल ही होगा ना बेटे, कोई भी क्रिस्टल चार्ज क्रिस्टल नहीं होता। नो क्रिस्टल कैन बी अ चार्ज क्रिस्टल। हाँ जी बेटे। Na पॉजिटिव कैसे रह गया? Na पॉजिटिव तो वेपर फॉर्म में था। हेलो, के साथ जब हम NaCl को सोडियम वेपर्स के साथ हीट कर रहे हैं, NaCl को सोडियम वेपर्स के साथ हीट किया तो ये Cl नेगेटिव तो बाहर चला गया, उसकी जगह खाली हो गई, और उसकी जगह पे वो इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक एनाइन गायब हुआ और उसकी जगह पे इलेक्ट्रॉन आ गया, राइट? ठीक है, इज इट क्लियर? समझ आया बच्चे? कनेक्शन चला गया। मैंने आपसे कहा कि जब वो Cl नेगेटिविटी बाहर से बाहर निकलेगा तो उसकी जगह खाली हो जाएगी, और Cl नेगेटिव की जगह पे क्या आ जाएगा? वो इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने लूज किया है, ठीक है? तो एनाइन गायब हो जाएगा और उसकी जगह पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू एक्ट एज F सेंटर और फाबे सेंटर, राइट? हाँ जी बोलो बेटा। इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं
देखो, स्टोइचियोमेट्रिक और नॉन स्टोइचियोमेट्रिक का फर्क सिर्फ इतना है, अगर आप अपना फॉर्मूला कैलकुलेट करो और जैसे अभी हम रेशियो निकालते हैं 4:4 इज 1:1, वो आइडियल क्रिस्टल है। अगर रेशियो आ जाए 3:4 तो NaCl का फॉर्मूला Na3Cl4 बन जाएगा। इट मीन्स आपका फॉर्मूला वो नहीं आ रहा है जो वो आना चाहिए था। अगर ऐसा हो जाए तो आप कहोगे इसका मतलब इस क्रिस्टल में कोई डिफेक्ट है, देयर इज सम डिफेक्ट। और अगर फॉर्मूला डिफरेंट आ रहा है इसका मतलब वो जो डिफेक्ट है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से, वहां पे कहीं ना कहीं से कोई इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो रहा है या एक्स्ट्रा कैटाइन आ रहा है या एनाइन वैकेंसी हो रही है, कुछ भी हो सकता है ना, इधर एक्स्ट्रा कैटाइन और एनाइन वैकेंसी। तो वो ये बात कहना चाह रहे हैं, राइट? कुछ भी हो गया, अगर फॉर्मूला चेंज हुआ जिसका मतलब पक्की बात है कि वहां पे कोई एनाइन या गायब हुआ है या एक्स्ट्रा कैटाइन आ चुका है, फॉर्मूला चेंज होने का यही एक मतलब हो सकता है, राइट? तो आप ये कह रहे हो, देखो एक ही क्रिस्टल में जैसे एक इंसान के अंदर कितने अवगुण हो सकते हैं, क्या डिफाइन हो सकता है? नहीं ना। तो अगर हम डिफेक्ट्स की बात करें तो एक ही इंसान के अंदर सारे डिफेक्ट भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीनों हो सकते हैं, कुछ भी। फिर भी डिपेंड करता है कि उसकी अपनी नेचर कैसी है, उस तरह के डिफेक्ट होने के चांसेस ज्यादा है। वो ये नहीं कह रहे कि यही होगा, वो कह रहे ये भी एक डिफेक्ट है, ये भी एक डिफेक्ट है, ये भी एक डिफेक्ट है, सो मेनी टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स आर देयर। लेकिन एक क्रिस्टल जनरली शॉर्ट की शो करता है, जिसमें शॉर्ट की डिफेक्ट होता है ना, उसमें पक्की बात होती है, उसमें चांसेस किसके हैं? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यानी एनाइन वैकेंसी टाइप ऑफ डिफेक्ट के। जिसमें फ्रेंटल डिफेक्ट हो रहा है उसमें चांसेस हैं किस डिफेक्ट के? एक्स्ट्रा कैटाइन टाइप ऑफ डिफेक्ट के। तो ये चांस की बात कर रहे हैं। अब जैसे AgBr है, उसमें शॉर्ट की भी था, फ्रेंटल भी था, अब उसमें पहले ही दोनों डिफेक्ट है, इसका मतलब उसमें मेटल एक्सेस में एक्स्ट्रा कैटाइन भी हो सकता है और एनाइन वैकेंसी भी हो सकता है, ठीक है? ओके जी, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चले। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू, हम अगले टॉपिक पे चले। तो अगला है हमारे पास मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में जो डिफेक्ट है दैट इज गोइंग टू बी पॉसिबल ओनली फॉर metals having variable valency. ये डिफेक्ट हमें तभी नजर आता है जब मेटल्स में हमें वेरिएबल वैलेंसी नजर आती है। यानी अगर मेटल में वेरिएबल वैलेंसी है तो ये डिफेक्ट होगा, नहीं तो ये डिफेक्ट नहीं होगा। राइट? अब वेरिएबल वैलेंसी की जो कंडीशन है, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कॉपर 1 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव, तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट हो सकता है। आयरन 2 पॉजिटिव, आयरन 3 पॉजिटिव, या फिर निकल 2 पॉजिटिव, निकल 3 पॉजिटिव। ऐसे सॉल्ट्स, तो आप कहोगे सॉल्ट्स ऑफ कॉपर, आयरन, nickel, etc. can show this type of defect. Right? ठीक है जी। अब होगा कैसे
कैसे वो समझना पड़ेगा। मान लेते हैं कॉपर 1 पॉजिटिव है, दिस इज ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, अगेन कॉपर 1 पॉजिटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, हाँ जी। अब अगर एक कॉपर वहां से मिसिंग हो जाए, बेटे ये कॉपर यहां से चला गया, वन ऑफ द कॉपर 1 पॉजिटिव इज मिसिंग, तो आप बताओ क्रिस्टल के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा। अगर एक कॉपर वहां से चला जाए तो क्रिस्टल इज गोइंग टू हैव व्हाट चार्ज? नेगेटिव। अब नेगेटिव चार्ज वाला क्रिस्टल तो अलाउड नहीं है, तो कहते हैं जैसे कॉपर 1 पॉजिटिव गायब होगा, एक कॉपर अपने आप को 2 पॉजिटिव बना लेगा, चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया। तो हम कहेंगे फॉर एवरी 1 मिसिंग कॉपर, फॉर एवरी 1 कॉपर 1 पॉजिटिव मिसिंग, 1 कॉपर 2 पॉजिटिव प्रेजेंट। यानी अगर आप एक कॉपर 1 पॉजिटिव को गायब करोगे, एक कॉपर 2 पॉजिटिव वहां पर एग्जिस्ट करना शुरू कर देगा। ठीक है जी, ये बात समझ आई। तो कॉपर 1 पॉजिटिव इज मिसिंग, कॉपर 2 पॉजिटिव इज क्रिएटेड। अब इसकी वजह से यहां पे होल क्रिएट हो गया। बेटा आपके पास एक कॉपर यहां से कॉपर 1 पॉजिटिव गायब हो गया है, मिसिंग है। जब ये यहां से चला जाएगा तो क्रिस्टल के ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चला जाए तो नेगेटिव बच गया। अब उस नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए आसपास का कोई कॉपर 2 पॉजिटिव बन गया, तो पॉजिटिव चार्ज पूरे हो गए ना। राइट, इसका मतलब अब सारे कॉपर 1 पॉजिटिव नहीं रह गए, एक बीच में क्या आ गया, कॉपर 2 पॉजिटिव। अब मान लो लेट अस सपोज 5 कॉपर 1 पॉजिटिव मिसिंग हो, 5 कॉपर 1 पॉजिटिव मिसिंग, तो बताओ कितने कॉपर 2 पॉजिटिव क्रिएट होंगे? 5 कॉपर 2 पॉजिटिव क्रिएटेड। आप मुझे बताओ फिर कितने होल्स बन जाएंगे? 5 होल्स आर देयर। अगर 5 होल्स बन गए, होल्स प्रेजेंट है, तो कौन सी कंडक्शन हो जाएगी? पी टाइप। तो आप कहोगे वहां पे पी टाइप कंडक्शन शुरू हो गया है, यानी दिस इज गोइंग टू बी अ पी टाइप कंडक्टर। तो आपका कंडक्टर पी टाइप कंडक्टर एक्ट करेगा। हाँ जी बेटा। हाँ, तो वो इलेक्ट्रॉन चला जाएगा ऑक्सीजन के साथ। यहां से कॉपर 1 पॉजिटिव जो जा रहा है, ये इससे एक इलेक्ट्रॉन लेके गया, हाँ, तो वो जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया है वो इसको मिल जाएगा ना, तभी तो ये कॉपर बन के बाहर जाएगा। ठीक है, जो कॉपर 1 पॉजिटिव वहां से बाहर जा रहा है, वो कॉपर 1 पॉजिटिव किसी और से इलेक्ट्रॉन, यानी ये जब भागना चाहता है तो अपने साथ वाले का इलेक्ट्रॉन छीन के भाग रहा है। ठीक है, यानी खुद इसने जाना था, जिसने इस कॉपर से एक इलेक्ट्रॉन छीन लिया एंड इट इज गोइंग आउट। अब इसमें पी टाइप कंडक्शन आ गई, होल्स आ गए, वेरिएबल वैलेंसी दिख रही है, और ये कॉपर का फॉर्मूला चेंज हो गया होगा। मान लो कॉपर आ गया 1.90। इसका मतलब है अगर मैंने कॉपर 1.90 लिख दिया है,
तो क्या आप बता सकते हो? दैट मीन्स कॉपर 1 पॉजिटिव एंड कॉपर 2 पॉजिटिव बोथ आर प्रेजेंट। तो मुझे समझ आ रहा है कि अगर ऐसा है तो क्रिस्टल में दोनों तरह के कॉपर है, तभी तो ये फॉर्मूला बन रहा है। अगर यहाँ पे कॉपर Cu2O होता फिर तो कॉपर सारे 1 पॉजिटिव थे, कोई 2 पॉजिटिव था ही नहीं। अगर वहां पे Cu1.9 आ गया है, इसका मतलब आपके क्वेश्चन में यानी आपके टॉपिक में कॉपर जो है वो दोनों तरह से वैलेंसी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है। अब नेचुरल अगर मेटल के पास वेरिएबल वैलेंसी ना हो तो वो ये डिफेक्ट शो नहीं कर सकता ना। तो जिन मेटल्स के पास वेरिएबल वैलेंसी नहीं होती है वो ये डिफेक्ट शो नहीं कर पाते। तो जिन मेटल्स के और आइडियल था तो जिसका Cu2 अगर आइडियल होता तो Cu2 होता, अब आइडियल नहीं है तो Cu1.9 होगा। ठीक है, डन। जल्दी से इसे नोट करो, फिर मैं इसका एग्जांपल करवाऊंगा आपको न्यूमेरिकली। मेरे पास क्वेश्चन है, इन कॉपर 1.90 Cu1.90 what percentage of copper exists as copper 1 positive and copper 2 positive? अब इसका सॉल्यूशन समझेंगे पहले। मान लेते हैं कि आपका जो क्रिस्टल है उसमें कॉपर दोनों तरह से प्रेजेंट है। लेट इट बी 1 पॉजिटिव भी है और 2 पॉजिटिव भी। वो आपसे पूछ रहे हैं कि अगर ऐसा है तो कॉपर 1 पॉजिटिव कितने परसेंट है और कॉपर 2 पॉजिटिव कितने परसेंट है। अब मान लेते हैं दिस इज x, तो दिस मस्ट बी 1.9 माइनस x and oxygen here is 1। ये क्लियर है? क्या आपको समझ आया कि ऑक्सीजन तो 1 था, कॉपर दो तरह के थे, 1 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव। अगर ये x मोल्स है तो ये 1.9 माइनस x होगा। इज इट क्लियर? चार्ज की बात करें तो यहाँ पे 1x चार्ज होगा, यहाँ पे 2 इंटू 1.9 माइनस एक्स और यहाँ पे -2 चार्ज होगा। इज इट क्लियर? टोटल पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों का मैग्नीट्यूड हमेशा बराबर होता है, तभी कोई क्रिस्टल न्यूट्रल होगा और स्टेबली एग्जिस्ट करेगा। नाउ टोटल पॉजिटिव चार्ज हियर इज 1x प्लस 2 इंटू 1.9 माइनस x इज इक्वल टू 2। हम यहां से x प्लस 3.8 माइनस 2x इज इक्वल टू 2, माइनस 1x इज इक्वल टू 2 माइनस 3.8
It comes out to be 1.8. Minus 1.8 is minus x, minus minus cancelled. X comes out to be 1.8. इसका मतलब आपके पास कॉपर 1 पॉजिटिव, तो कॉपर 1 पॉजिटिव हो गया 1.8 और कॉपर 2 पॉजिटिव हो गया है 0.1. आपसे पूछे व्हाट परसेंटेज इज कॉपर 1 पॉजिटिव, तो परसेंटेज ऑफ कॉपर 1 पॉजिटिव देख लो 1.8 बाय 1.9 into 100 और परसेंटेज ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव इज 0.1 बाय 1.9 into 100. तो ये आपका आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन को ध्यान से समझो. आपसे कह रहे हैं फॉर्मूला चेंज हो गया है. फॉर्मूला चेंज हमें क्या बता रहा है? इट इज इंडिकेटिंग दैट देयर इज मेटल डेफिशिएंसी. अगर मेटल डेफिशिएंसी हो रही है तो पक्की बात है कि मेटल की वेरिएबल वैलेंसी होगी. तो कॉपर 1 कॉपर 2 पॉजिटिव, फिर आपने कॉपर 1 को x मान लिया, कॉपर 2 पॉजिटिव 1.9 माइनस x, ऑक्साइड आयन इज -2. Then we have calculated charge. Total positive charge is equal to total negative charge, and we get this answer. Any doubt if you have? हाँ जी बेटा, किसी का कोई डाउट? जल्दी से इसे नोट करेंगे. And I'll change the question. और अब आपने मुझे आयरन 2 पॉजिटिव और आयरन 3 पॉजिटिव के लिए सॉल्व करके बताना है. आयरन 0.95 O that is given to you. अपना टेबल चेंज कर दो और जल्दी से इसे सॉल्व करो. आयरन 0.95 O. What is percentage of ferrous and ferric in the packet? कर पाओगे? Iron 2 positive, iron 3 positive, oxide. X 0.95 minus X. And this is 1. करते जाओ. What is the total charge? Total positive charge must be equal to total negative charge. क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, इसलिए साइन नहीं लेंगे. सॉल्व करो और x निकालो. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x. और जब भी मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट होता है तो वी गेट फॉर्मेशन ऑफ p टाइप कंडक्शन. ये आपने याद रखना है, वहां होल्स बन जाते हैं. समझ आ रहा है? शाश्वती, शरण, सगुन,
Yes, ma'am. गुड, जल्दी से कैलकुलेट करो, निकालो x कितना आता है। केतन अब समझ आ रहा है बेटे, सिग्नल ठीक जा रहा है? केतन Yes, ma'am. ठीक, ओके बेटा। आशुतोष, हरकिरत, समझ आ रहा है बेटे सबको? बेटे किसी का कहीं पे भी डाउट आए पूछ जरूर लेना, ओके? हाँ जी, x कितना है? x आ रहे 0.85, यानी आपके पास फैरस हो गया 0.85 और फेरिकाइन आपके पास आ गए हैं, इट इज गोइंग टू बी 0.95 minus 0.85। क्लियर? अब परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहते हो तो परसेंटेज इज 0.85 divided by 0.95 into 100। This you can solve, ये आप solve कर सकते थे and that will be your answer। Today with this we are finished with types of stoichiometric and non-stoichiometric imperfections in solids। अब हमारे पास सिर्फ एक टॉपिक रह गया है, one is impurity imperfections। impurity imperfections करने के बाद हम थोड़ा सा मेटल की सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टीज करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास विल बी द लास्ट क्लास ऑफ योर सॉलिड स्टेट चैप्टर और यानी इसके बाद सॉलिड स्टेट में जब आप ये कर लोगे नेक्स्ट क्लास के बाद हम हो सकते हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब आपका काम ये है कि आपके पास एक बुकलेट आई होगी, एस में बेटा आपके साथ शेयर की होगी एस की बुकलेट पीडीएफ फाइल, उसको पढ़ो, उसके क्वेश्चन सारे ट्राई करते जाओ। एनी डाउट्स इफ यू हैव इन दोज ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ द बुकलेट यू कैन आस्क इन द क्लास, राइट? So that's all for today's class। देख लो एक बार किसी को कोई डाउट तो नहीं है? हाँ जी बेटा बोलो। आई डोंट नो, अनाउंस्ड है आपके पास टेस्ट? हर संडे टेस्ट हो रहा है? अभी तक कोई मैसेज तो नहीं आया। हो सकता है फिर संडे टेस्ट ना हो, पूछ लेना, आप पूछा मैम से पूछ लेना बेटा, ठीक है? उनसे पूछ। ओके जी, थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर द क्लास। समझ आ गया, इसको पढ़ लेना अच्छे से। हाँ जी बोलो बच्चे। क्योंकि किसी एक को तो एक्स मानना ही पड़ेगा ना हमें। सेम ही आएगा तो फिर इसकी परसेंटेज तो उतनी आएगी ना, एक्स का आंसर बदल जाएगा, आयरन की परसेंटेज तो वही आएगी, है ना? चाहे आप इसको एक्स ले लो चाहे आप इसको एक्स ले लो, वो आपकी मर्जी है। आंसर फेरस की और फेरिक की परसेंटेज सेम आएगी, उससे फर्क नहीं पड़ेगा ना, ठीक है? ठीक है, चलो ओके जी, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू बेटे, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। ओके ओके बेटे, बाय, वेलकम बेटे।